हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपके सराउंडिंग में हो रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटी। उन चीजों का भी सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दैट, आपने अगर प्रीवियस चैप्टर फोर्स वाला नहीं किया तो प्लीज गो थ्रू इट, बहुत ज़रूरी है। आगे कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए पिछला चैप्टर बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं देखा, इट इज़ इन द प्लेलिस्ट, प्लीज गो थ्रू इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में हम टॉपिक्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। तो अपना कॉपी एंड पेन जरूर साथ में रखिए सो दैट आप नोट कर पाए चीजों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। तो देखिए जरा, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग इस तरह से स्काई डाइविंग करते हैं, है ना। तो स्काई डाइविंग करते वक्त बेशक वो अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन वो नीचे की तरफ ही क्यों आते हैं, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाते। उसके बाद हम पानी पीते हैं गिलास से ऐसे, है ना। तो पानी नीचे की तरफ ही क्यों आता है ना। हम यहाँ गिलास रख लें, यहाँ पे पानी क्यों नहीं आ जाएगा। ठीक है, बच्चा स्किपिंग कर रहा है विद द रोप। ठीक है, तो जैसे ही वो फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, थोड़ी देर बाद वो नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसा क्यों। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलेगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है न्यूटन बाबा। ठीक है, वो अपने बाग में बैठे थे एक दिन, तो उनके ऊपर से ऐसे एक एप्पल गिरा नीचे की तरफ, और वो सोचने लगे कि ये एप्पल नीचे की तरफ ही क्यों आया, ऊपर की तरफ क्यों नहीं चला गया, है ना। तो आफ्टर बहुत सारा अ, उनका जो सोच रहे थे, बहुत सारा सोचने के बाद, ठीक है, उन्होंने ग्रेविटेशन का लॉ डिस्कवर किया। ठीक है, कि अकेला एप्पल ही नीचे नहीं आ रहा, जो भी चीज हाइट पे होगी, अगर इट इज नॉट सस्पेंडेड बाय एनीथिंग इट विल फॉल डाउन। ठीक है, अच्छा, चलिए। तो उसके बाद उन्होंने एक लॉ प्रेडिक्ट किया। ठीक है, लॉ में क्या प्रेडिक्ट किया उन्होंने, उन्होंने बोला कि कोई भी बॉडी है ना, कोई भी बॉडी जिसका क्या होना चाहिए, कुछ मास होना चाहिए। कोई भी बॉडी है जिसका मास है, ठीक है, वो हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी जिसका मास होगा। कहने का मतलब ये कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, दोनों का मास है, तो दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अकेला एप्पल ही नहीं अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा, एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों, पहले देखिए। एप्पल का भी मास है, अर्थ का भी मास है, तो एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि एप्पल से अर्थ अट्रैक्ट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इसका मास कम है। आगे जाके पढ़ेंगे इन चीजों को। ठीक है, तो दो बॉडीज जिनका कुछ मास है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई बॉडी है ए और यहाँ पे बी है, मास दोनों का होगा, तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ओके, इसी तरह से यहाँ पे एक कार है, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉय है। ठीक है, ये भी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का मास है। ठीक है, इसके बाद अर्थ की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे कोई और दूसरा प्लेनेट है, यहाँ पे अर्थ है, और यहाँ पे कोई और प्लेनेट कंसिडर कर रहे हैं, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, दोनों का मास है। ठीक है, चलिए। अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, देखिए जरा। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स attract every other object with a force which is directly proportional to product of
their mass and inversely proportional to square of distance between them। समझ नहीं ना आया? मैं समझाता हूं आपको। देखिए, न्यूटन ने क्या कहा कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, किस फोर्स के साथ? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के साथ। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ना, ये किस पे डिपेंड करेगी? देखिए जरा, सबसे पहले अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात ही करते हैं सबसे पहले, तो फोर्स ऑफ जो ग्रेविटेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। देखो हमारे पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे दो बॉडीज कंसिडर कर लेता हूँ। देखो जरा, एक बॉडी ये है मेरे पास, एक बॉडी ये है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे दो बॉडीज हैं और दोनों बॉडीज के बीच में कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं r। ये फर्स्ट बॉडी का जो मास है उसको मैं मान लेता हूं m1 और सेकंड बॉडी का जो मास है इसको मैं मान लेता हूं m2। ठीक है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है दोनों के सेंटर टू सेंटर ड्रॉ करी है। ठीक है, अच्छा अब देखिए जरा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है वो भी इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये वाला ऑब्जेक्ट वो भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी। अब किस फोर्स के साथ दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? दैट फोर्स इज गिवन बाय एफ। ठीक है, अच्छा अब ये एफ फोर्स जो है ये किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये फोर्स डिपेंड करेगी प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस मतलब कि m1 m2। ठीक है, ये जो साइन मैंने लगाया है ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स कितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी वो डिपेंड करेगा किस पे? प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे। जितना ज्यादा बॉडीज का मास का प्रोडक्ट होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकंड क्या है? दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए जरा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अच्छा ये दोनों चीजें समझ आ गई फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। अच्छा अब इन दोनों को अगर कंबाइन करें दोनों स्टेटमेंट्स को तो हमारे पास क्या आ जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं दोनों को कंबाइन करके। अच्छा अब जब जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है ना, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के मैंने क्या लिख दिया? इक्वल टू, साथ में क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को कैपिटल G के साथ डिनोट करेंगे, बाकी टर्म एज इट इज m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पे G क्या होगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, तो कितनी वैल्यू होती है इसकी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, इतनी इसकी वैल्यू होती है। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, है ना? अगर मुझे यूनिट्स लिखने हैं, यूनिट्स क्या होंगे वो भी अभी लिखेंगे हम। ठीक है, उससे पहले यहां तक क्लियर आ गया? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, दोनों का कुछ मास है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, बाय विच फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी? प्रोडक्ट ऑफ मासेस, दो बॉडीज का जो मास है उसके प्रोडक्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब था कि अगर दोनों बॉडीज का मास ज्यादा है तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे क्या मतलब है कि दो बॉडीज के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फिर फोर्स क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अगर दो बॉडीज यहाँ पे हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा,
सॉरी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज्यादा है, अगर दूर करते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होती जाएगी, होते 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 बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए जरा, हमारे पास यहाँ पे, चलिए ये कार है और ये बॉय है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ है और इसको मून मान लेते हैं, चलिए ठीक है। अब आप बताइए कि अर्थ एंड मून के बीच में ज्यादा ग्रेविटेशन की फोर्स होगी या कार और बॉय के बीच में? ऑब्वियसली जिसका प्रोडक्ट ऑफ मास ज्यादा होगा, है ना। तो देखिए कार का मास और बॉय का मास दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, आ गया हमारे पास आंसर। अब अर्थ का मास और मून का मास दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, किनका मास ज्यादा बना? ये वाली सिचुएशन का, है ना। तो फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके बीच में ज्यादा होगी? इन्हीं के बीच में ज्यादा होगी, ठीक है मेरी बात। चलिए अब एक और चीज यहाँ पे, इनके बीच में डिस्टेंस भी ज्यादा है, इनके बीच में डिस्टेंस कम है, ठीक है। तो डिस्टेंस से भी फर्क पड़ता है, ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होती जाएगी, ठीक है। चलिए यहां तक समझ आ गया आपको। अच्छा उसके बाद एक और चीज देखिए जरा, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन देखिए जरा क्या है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट masses placed at unit distance apart from each other, ठीक है। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट्स ऑफ मासेस, ठीक है, अगर या इसका मास 1 यूनिट है, इसका मास भी 1 यूनिट है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 1 यूनिट है, ठीक है, तो फिर क्या आएगा? फोर्स किसके इक्वल आएगी? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन के। देखिए जरा क्या, मैं यहाँ पे साइड पे समझा देता हूँ। देखिए यहां से हमने फॉर्मूला ये निकाला, यही निकाला है ना फॉर्मूला, जी m1 m2 अपॉन आर स्केयर। अब वो बोल रहे हैं कि मास भी अगर 1 हो, तो अगर मास हो 1 तो जी एज इट इज, मास हो 1, दूसरे का भी मास हो 1, डिस्टेंस भी कितना हो 1 हो, तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा? F इक्वल्स टू जी। तो यही चीज जो कहना चाह रहे हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट masses प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज मैं बताना चाह रहा था कि इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसके यूनिट्स भी हैं, ठीक है। यूनिट्स निकालने कैसे हैं, चलिए देखते हैं वो भी। मैं ऊपर यहाँ साइड पे कर देता हूँ। देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला था, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्केयर, है ना। रट्टा नहीं लगाना कभी भी, ठीक है, रट्टा लगाओगे तो सब कुछ भूल जाएगा। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ चीजों को सॉल्व करते जाइए, कोई भी चीज कैसी आई क्यों आई, हर चीज का लॉजिकली सोचना है आपको, ठीक है। अच्छा हमें जी के यूनिट चाहिए, तो जी को सब्जेक्टिव नहीं है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आर ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा? एफ आर स्केयर, और ये जो m1 m2 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? m1 m2, ठीक है, और ये जो g है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है। अब इनके यूनिट्स निकाल सकते हैं बड़े आराम से हम, ठीक है। देखिए जरा फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। आर के, आर इट इज ए काइंड ऑफ लेंथ, है ना, तो लेंथ के क्या होते हैं? मीटर। ऊपर स्केयर है तो क्या आ जाएगा? मीटर स्केयर। m1 m2 डिवाइड में है तो डिवाइड में लिखेंगे पर केजी स्केयर। तो ये किसके यूनिट्स आए हमारे पास? जी के। तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं ये वाले यूनिट हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्केयर पर केजी स्केयर, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू आ गई। जी की वैल्यू आपको याद रखनी है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, होपफुली यहां तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसके बाद फोर्स के यूनिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स के यूनिट्स निकालते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होते हैं? न्यूटन। फोर्स को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। चाहे किसी भी तरह की फोर्स हो, न्यूटन में मेजर करेंगे। अब जी के यूनिट्स क्या होंगे? अभी हमने जी के यूनिट्स निकाले थे, है ना? कैसे निकाले थे? इस जी को सब्जेक्ट बनाया था सबसे पहले, फिर क्या आ गया था हमारे पास? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, एफ के यूनिट्स क्या थे हमारे पास? न्यूटन। आर के मीटर स्क्वायर, m1 m2 डिवाइड में था, उसका क्या आ जाएगा? केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एसआई फॉर्म में यूनिट्स आ जाएंगे किसके? जी के। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब सीजीएस में लिखने हैं तो सीजीएस में कैसे लिखेंगे? देखिए जरा, न्यूटन को लिखते हैं डाइन में, ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा? ग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बना हमारे पास? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये सीजीएस फॉर्म में ग्रेविटेशन के यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, ये जो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, विच इज एफ इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंस क्या है। द टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन। ओके, ठीक है, देखिए आपने सी में टाइड्स बनती हुई जरूर देखी होंगी, है ना, कि पानी ऐसे वेव की फॉर्म में आता है, बड़ी सी टाइड बनाता है, फिर नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये जो टाइड्स बनती हैं, ये क्यों बनती हैं? बेसिकली ये बनती हैं मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण एंड सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण। ठीक है, अब देखिए जरा कैसे। यहाँ पे सपोज करिए अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर बहुत सारा क्या है? वाटर है। ठीक है, और यहाँ पे लेट अस सपोज कि मून है, तो मून क्या करता है? अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फोर्स किसकी ज्यादा है? अर्थ की ज्यादा है, बिकॉज इसका मास ज्यादा है ना। लेकिन दूसरा यहाँ पे क्या है, कि ये जो वाटर है, ये अर्थ के साथ बाइंड नहीं है ना, मतलब पानी बांधा थोड़ा हुआ है अर्थ के साथ, है ना। तो मून क्या करता है? उस पानी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो वो थोड़ी सी लहर बन के ऊपर तो जाती है, लेकिन अर्थ दोबारा उसको वापस बुला लेती है ना। तो इस तरह से क्या फॉर्म होती है? टाइड्स फॉर्म होती हैं, कि मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण पानी ऊपर गया, फिर से नीचे आ जाएगा, क्यों? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए जरा। ओके, हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं, क्या हम हवा में उड़ सकते हैं? ऐसे मैं जंप मारूं उड़ जाऊं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अगर जैसे मैं जंप मारूंगा, अर्थ क्या करेगी? दोबारा से मुझे नीचे खींच लेगी, है ना। तो हम सभी को, हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारा घर एक जगह पे है, कार एक जगह पे है, तो सभी अर्थ के साथ बाइंड हैं, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हम क्या हैं? अर्थ के साथ बंधे हुए हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अब अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून है। मून क्या है? इट इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मतलब मून क्या करता है? अर्थ के अराउंड ऐसे ऑर्बिट करता रहता है। ठीक है, क्यों करता रहता है? बिकॉज अर्थ उसको अपनी तरफ खींच के रखती है, तो उस ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो सर्कुलर सॉरी ऑर्बिट में ऐसे मूव करता रहता है। ठीक है, अब देखिए जरा, और द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। जितने भी प्लेनेट्स हैं, वो सारे के सारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। क्यों रिवॉल्व करते हैं? क्योंकि सन का मास बहुत ज्यादा है,
और उसका ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ज़्यादा है ना। तो सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो इस तरह से ऑर्बिट करते हैं अराउंड द सन। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए उसके बाद हमारी बुक पे एक एग्जांपल दे रखी है, न्यूमेरिकल दे रखा है। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से पढ़िए, क्या दे रखा है हमें, देखिए जरा। द मास ऑफ अर्थ, पहले तो मास ऑफ अर्थ दे रखा है, कितना दे रखा है, मास ऑफ अर्थ दे रखा है 6 × 10⁻⁴ kg। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, आपकी बुक पे भी है वैसे। अच्छा, उसके बाद एंड दैट ऑफ द मून, मून का भी दे रखा है। ठीक है, मास ऑफ मून, मून का मास कितना दे रखा है 7.4 × 10⁻22 kg। ठीक है, ये मून का मास दे रखा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज, ठीक है, ये दे रखा है डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस को हम आर के साथ डिनोट करते थे ना, तो डिस्टेंस मान लेता हूं मैं आर, कितना दे रखा है 3.8 × 10⁵ किलोमीटर। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द मून। अर्थ मून के ऊपर कितनी फोर्स लगा रही है इन ऑर्डर टू पुल दैट, ठीक है, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए जरा, अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला किया था विच वाज G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अच्छा, G की वैल्यू हमें पता है, इन्होंने भी दे रखी है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, मास ऑफ अर्थ जो है इसको हम मान लेते हैं m1। ठीक है, इसको मान लेते हैं मून के मास को m2। ठीक है, अब चलिए वैल्यूज पुट करनी है बस और आंसर निकालना है। तो G की वैल्यू क्या है 6.67 × 10⁻⁻11। मास, मास किस में है देखिए जरा 7.4 × 10⁻22। ठीक है, सॉरी, पहले वो दूसरा मास लिख लें, अर्थ का मास 6 × 10⁻24 और मून का मास कितना है 7.4 × 10⁻22। ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा आर, आर की वैल्यू क्या है 3.84 × 10⁵ ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है अभी हमने। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सा आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहले ये जो पावर्स है ना उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पावर्स को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो जितनी भी चीजें हैं मैं उसको इस तरह से लिख लेता हूँ 6.67, उसके बाद 6 लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद 7.4 लिख लेता हूँ और कुछ बचा, नीचे बचा है 3.84। ठीक है, ओके, अब पावर्स पे आ जाओ। पावर कौन कौन सी थी, एक थी 10⁻⁻11, दूसरी थी 10⁻24, तीसरी थी 10⁻22। ठीक है, अच्छा, पावर्स को सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, बेस सेम पावर ऐड, है ना। तो देखिए जरा यहाँ पे इन सभी का बेस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। ऐड तो होंगी लेकिन माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ पे माइनस है वो माइनस करेंगे। ठीक है, तो इनको दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया ये 46, 24 + 22 46 हो गया। 46 में से 11 माइनस कर दो। ठीक है, देखो जरा 24 था एक हमारे पास, एक 22 था, इनको ऐड करो कितना आ गया 46, उसमें से 11 माइनस कर दो, कितना आ गया 35। ठीक है, ओके, तो इनको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया 10⁻35 आ गया। ठीक है, अच्छा, क्या कोई और पावर्स भी हैं, बिल्कुल हैं पावर्स। ये देखिए पॉइंट्स हटाएंगे ना
तो ये 10 की फॉर्म में बन जाएगा, कुछ बना देते हैं उनको भी। देखो जरा, अगर मैं ऐसे लिखूं 6 6 7, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला 6 है, उसको तो कुछ नहीं करना, चलो रहने दो। 7.4 को हटाएं, 7 4 लिख दें, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, डन। अब नीचे भी ऐसे ही है, नीचे क्या है, 3 8 4, ठीक है। इसकी पावर हटाओ, सॉरी पॉइंट हटाओ, तो क्या आ जाएगा ऊपर, 100 आ जाएगा। ये वाला 100 और ये वाला 100 कट, एक यहाँ से 10 बचा, है ना, इसको कट कर दो, इसके साथ कितना आ गया, 34। तो हमारे पास क्या बचा फिर, देखिए जरा, F इज इक्वल टू 667 इंटू 6 इंटू 74 डिवाइडेड बाय 384, और यहाँ पे बचा 10 रेज टू पावर 34, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, आपका जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2.2। इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल सी कैलकुलेशन है, 2.2 इंटू 10 रेज टू पावर 20 न्यूटन, ठीक है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। सिर्फ डिवाइड मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, और आपका आंसर ये आ जाए, ठीक है। आपकी बुक पे दे रखा है, होपफुली आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट, इससे डरो मत, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा ये अच्छा होता जाएगा आपका, ठीक है। मास एंड वेट, ठीक है। तो अब ये मास एंड वेट क्या है, बहुत सारे बच्चों को मास एंड वेट के बारे में नहीं पता होता, ठीक है। तो चलिए पता करते हैं मास एंड वेट के बारे में। सबसे पहले मास, ठीक है। देखिए जरा, अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं आपको, ठीक है, सिंपल सी बात बोलूं आपको, ये जो मास होता है ना, ये हर जगह फिक्स होता है। आई थिंक हमने डिफरेंस लिखा हुआ है इसका, हाँ है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर भी। देखिए, जो मास होता है ना वो हर जगह फिक्स्ड होता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता। ये जो वेट है ये चेंज हो जाता है। देखिए वेट है क्या, बेसिकली वेट को हम एक तरह की फोर्स कंसिडर करते हैं। वेट क्या है, इट इज फोर्स। कैसी फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। ये क्या है, एक डाउनवर्ड फोर्स है। वेट क्या है, ऐसी फोर्स जो नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है। और इसका वेट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है F इजिकल टू एम जी। वैसे फोर्स को हम क्या लिखते थे, F इजिकल टू एम ए। अगर वेट की बात करें तो वेट को हम लिखते हैं एम जी, ठीक है। चलिए आ जाइए अब। मास, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द ऑब्जेक्ट। मास क्या है, एक क्वांटिटी है, ठीक है, किसी भी मैटर की, कि कितना ऑब्जेक्ट उसके अंदर है, ठीक है। वेट क्या है, वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है। वेट क्या है, एक फोर्स है, ठीक है, जिसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। उसके बाद ये प्लेस के साथ चेंज नहीं होता, अभी आपको बताया था, ठीक है। ये प्लेस के साथ चेंज होता है, जैसे वेट, अगर मेरे वेट की बात करें 65 केजी है ना, तो अर्थ पे 65 केजी है, मून पे जाऊंगा तो कम होगा। ऐसे अगर कोई हेल्दी पर्सन है, वो अपना वेट रिड्यूस करना चाहता है, तो वो मून पे चला जाए, उसका वेट कम हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली मास कम नहीं हो सकता, वेट कम हो जाएगा, है ना। कैसे, ग्रेविटेशनल या स्मॉल जी की वैल्यू को चेंज कर दो, ठीक है। ओके, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, एसआई यूनिट्स, केजी। मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में। सीजीएस यूनिट्स, ग्राम। वेट की अगर बात करें, वेट क्या है, एक तरह की फोर्स है, तो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन। सीजीएस में डाइन, ठीक है। मास इज द मेजर ऑफ
वेइंग स्केल, ठीक है। वेइंग स्केल, सॉरी, मास क्या है, मेजर, सॉरी, मास इज मेजर विद वेइंग स्केल। वेइंग स्केल पता है ना, वेइंग स्केल मास को मेजर करने के काम आती है, ठीक है। जैसे हमें अपना वेट मेजर करना है तो वेइंग स्केल को यूज करते हैं, है ना, तो वही चीज है वेइंग मशीन। वेट इज मेजर्ड बाय फॉर्मूला W इज इक्वल टू mg, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मास को भी वेइंग मशीन पे मेजर कर रहे हैं और वेट को भी उस पे मेजर कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। जब आप +1 क्लास में जाओगे ना, वहां पे एक टॉपिक आएगा, ए पर्सन इन द लिफ्ट, है ना। और वो लिफ्ट ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करती रहेगी, उसके अंदर एक वेइंग मशीन रखी होगी, उसके ऊपर एक पर्सन खड़ा होगा। तब आप समझोगे कि जो वेट है वो कैसे चेंज हो रहा था, जैसे लिफ्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रही होती है, ठीक है। तब तक इसको सस्पेंस ही रहने दो। चलिए, उसके बाद आते हैं फ्री फॉल। अब ये फ्री फॉल क्या है ना, कि देखो, अगर यहां से कोई बॉडी, कोई टॉपिक रह तो नहीं गया। हाँ, ये एक देख लीजिए जरा। यहाँ पे एक पर्सन का मास जो है, एक पर्सन का मास जो है वो 100 kg, मास मास मास, वेट नहीं, मास, ठीक है। तो अर्थ पे उसका वेट होगा 980 न्यूटन। कैसे आया देखिए जरा। फोर्स किसके इक्वल होती है, या वेट किसके इक्वल होता है, वेट इज इक्वल टू फोर्स होती है, वो किसके इक्वल होता है, mg। मास कितना है, 100 है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है। मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 980 न्यूटन। वहीं पे एक पर्सन का मास कितना है, 100 kg, मून के ऊपर, है ना। और उसका वेट कितना होगा वहां पे, 162 न्यूटन। ये 162 न्यूटन कैसे आया देखिए जरा। अब एक बात यहां से ध्यान से सुनो जरा। अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के ऊपर कितनी है, 9.8। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून के ऊपर बात करें ना, तो वो कितनी होती है, 9.8 डिवाइडेड बाय 6। 6 के साथ उसको डिवाइड कर लो, तो ये लगभग 1.62 के करीब आएगा, 1.62, ठीक है। तो अब 1.62 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं फ्री फॉल की। आपने इस तरह के पर्सन्स देखे होंगे, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये स्काई डाइविंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे एक पर्सन है, बॉय है, सॉरी, बॉय है, ठीक है। उसकी बॉल नीचे गिर रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक बच्चा रॉकेट के ऊपर खड़ा है, देखो जरा, रॉकेट के ऊपर खड़ा है, तो वहां से उसकी बॉल नीचे गिर रही है ना। तो दोनों में क्या फर्क होगा, यहाँ पे दोनों दोनों की बॉल नीचे गिर रही है ना, दोनों की बॉल नीचे गिर रही है, तो दोनों का क्या फर्क होगा इसमें, फ्री फॉल किसको कंसीडर करेंगे। देखिए, जब यहाँ बिल्डिंग से बॉल नीचे आ रही थी, उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही थी, सबसे पहले उसके ऊपर लग रही थी, एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, ठीक है। और एयर भी लग रही थी उसके ऊपर एज ए रिस्ट्रिक्शन फोर्स। जैसे बॉल नीचे आ रही थी, तो एयर उसके मोशन को क्या कर रही थी, रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, है ना। चलिए, तो मतलब नीचे की तरफ जी लग रही थी और ऊपर की तरफ एयर एज ए रिस्ट्रिक्शन काम कर रही थी। बॉल के मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो एक पेपर को छोड़ के देखना बिल्डिंग के ऊपर से, वो ऐसे लहराता हुआ नीचे आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि एयर क्या कर रही थी, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी कि नीचे मत आ, नीचे मत आ, मैं तुम्हें भेज रही हूँ वापस, ठीक है। लेकिन वो आ नहीं पाती। यहाँ पे क्या है, स्पेस है,
तो स्पेस में तो कोई एयर एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है, तो यहाँ पे जो बॉल है विदाउट एनी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल नहीं बोलेंगे, विदाउट एनी अदर फोर्स, रिस्ट्रिक्शन फोर्स, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन बॉल नीचे आएगी, है ना। अब फ्री फॉल इन दोनों में से कौन सा होगा, वो वाला होगा जहां पे जो बॉल है वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी एक्स्ट्रा फोर्स के नीचे आ रही है, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन सी लग रही थी, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी जैसा कि हमने बोला, और दूसरा कौन सी लग रही थी, एयर रेजिस्टेंस, रिस्ट्रिक्शन या रेजिस्टेंस सेम वर्ड है, और वहां पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रही थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, व्हेन द बॉडी फॉल टुवर्ड्स अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल अलोन, ठीक है, अकेले अर्थ के ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आए, द मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलिए उसके बाद हमने अभी बात करी थी कि ये जो कैपिटल जी है, सॉरी स्मॉल जी है जो, उसकी वैल्यू वेरी करती है ना। मैंने बोला था कि पोल्स पे डिफरेंट होती है, कुछ ऐसा बोला था ना। तो आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ उसकी वैल्यू चेंज होती है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक पर्सन है, सपोज करिए, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक पर्सन खड़ा है, पर्सन मुझे ज्यादा मेरी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये अर्थ है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब इस टाइम इस बच्चे के ऊपर ये जो स्मॉल जी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इस बच्चे को मैंने थोड़ा सा हवा में उड़ा दिया, ठीक है, हवा में उड़ा दिया। अब तो देखो जरा, वो बच्चा क्या, बच्चे ने कुछ हाइट मेंटेन कर ली है, मतलब अर्थ से कुछ दूरी पे आ गया वो, ठीक है। अच्छा, अब स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होगी या बढ़ेगी, देखिए जरा। अब ये जो डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस मेजर कर रहे थे बच्चे से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस, है ना, यही हमारा हो रहा था कैपिटल आर। अब बच्चा अगर हवा में है तो बच्चा यहाँ पे कहीं पे है हवा में, अब ये जो आर है वो बढ़ जाएगा, आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, बिकॉज ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो वहां पे फिर वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे हाइट बच्चा ऊपर जाता जाएगा स्मॉल जी की वैल्यू कम होती जाएगी। हमने तो स्टार्टिंग में ये पढ़ा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती, सॉरी ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पे स्मॉल जी है वो भी कम ही होनी है, क्योंकि स्मॉल जी और कैपिटल जी, सॉरी स्मॉल जी एंड फोर्स में एक ही फर्क था कि दोनों में से एक बॉडी अर्थ थी इन द केस ऑफ जी, ठीक है। चलिए, अगर इस बच्चे को जमीन के अंदर खड्डा खड्डा कर दिया हमने, उसके अंदर तब क्या होगा, तब भी जी की वैल्यू डिक्रीज ही करेगी, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तब भी ये जो फॉर्मूला डिराइव किया है ना, ये अभी आपके लेवल का नहीं है, ये +1 क्लास में आएगा, लेकिन आपको फिलहाल ये तो जरूर आना चाहिए कि अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, अर्थ के ऊपर चले जाओ कम हो जाएगी, अर्थ के नीचे आ जाओ तो भी कम हो जाएगी, ठीक है। तीसरा है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अब ये जो अर्थ की शेप है, कैसी शेप है, स्फेरिकल नहीं, अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल नहीं है, ठीक है। वो कुछ इस तरह से है जैसे एग होता है ना, एलिप्टिकल, ठीक है, इस तरह की शेप है कुछ। यहाँ पे इस साइड पे रेडियस कम है और इस साइड पे रेडियस ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए जरा, इस पॉइंट पे रेडियस कम है लेट अस सपोज, ठीक है, और इस पॉइंट पे रेडियस ज्यादा है। अच्छा,
अब जहां पे रेडियस ज्यादा है, रेडियस की वैल्यू बढ़ी तो जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैं लिख देता हूं जी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इस पॉइंट पे आर की वैल्यू क्या है हमारी, कम है, तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे तो हमारी जी की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जहां पे रेडियस कम होगा वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगी उस पॉइंट पे। ठीक है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा, हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाली थी, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में। ठीक है, उसमें तीन इक्वेशंस निकाली थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसके बाद s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, फिर v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as, है ना। u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, है ना। ये सारी चीजें हमने निकाली थी। अब हमें क्या करना है, उनको g के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है, कैसे देखिए जरा। अब यहाँ पे एक ही जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो इक्वेशंस हैं वो चेंज होके क्या बनेंगी, देख लो जरा। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2gs। ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा मत सोचना कि ये कुछ और है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, सेम चीज ही। ठीक है, ठीक है, चलिए आ गया नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल देख के डर मत जाया करो, ठीक है, बहुत इजी होते हैं। चलिए क्या क्या दे रखा है देखो जरा। एक कार fall off a ledge and drops to the ground in 0.5 सेकेंड। तो एक कार है, वो किसी किनारा, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे फिल्मों में होता है, पहाड़ से बस गिरने वाली है, कार गिरने वाली है, वो जो एज होता है ना, उस एज पे है कार। ठीक है, तो वहां से कार गिरती है, गिर के ग्राउंड पे आ जाती है, कितने टाइम में, 0.5 सेकेंड में, मतलब आधे सेकेंड में। जी की वैल्यू उन्होंने बोला है कितनी ले लो, 10 ले लो सिंपल कैलकुलेशंस के लिए। अच्छा, अगर कार ऊपर एज पे थी, पहले वो रुकी हुई थी ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी फिर, जीरो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब पहाड़ के ऊपर से कार नीचे गिर रही है ना, तो अब उसके पास कुछ वेलोसिटी तो आ जाएगी, स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी यहाँ पे, जीरो, है ना। तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यही फॉर्मूलाज किए हमने। वैसे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, इन द केस ऑफ ग्रेविटी इट इज रिप्लेस्ड बाय स्मॉल जी। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम। तो v की वैल्यू निकालनी है हमें, u की वैल्यू क्या है, जीरो है, g की वैल्यू 10 दे रखी है, t की वैल्यू 0.5 दे रखी है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, बहुत इजी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। अच्छा, एवरेज स्पीड निकालनी है, अब देखिए जरा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, दोनों स्पीड्स, मतलब इनिशियल v एवरेज, मतलब इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2। ऐसे निकालते हैं ना, जो एवरेज निकालते हैं, सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी, फाइनल कितनी थी, 5 थी, डिवाइड बाय 2 करो, तो v एवरेज या एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए उसके बाद थर्ड देखिए, हाउ हाई दी
हाउ हाई इज द ledge फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। अब ये निकालना है कि ये कितना दूर था यहाँ से, ठीक है, ये जो ledge है वो कितना हाई था, ठीक है। तो मतलब हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए जरा। दो तरह के फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, एक तो ये वाला है और एक ये है ना। तो ये वाला कर लेते हैं, ये थोड़ा आसान लगेगा। तो थर्ड पार्ट, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as 2gs, सॉरी, ठीक है। एस निकालना है हमें, तो फिर ऐसे लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल रखी है विच इज 5, तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कर दो 25, यू इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी, 0 का स्क्वायर करो ना करो कोई फर्क तो है नहीं, 2 इंटू 10, तो ये आ गया हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो 5 की टेबल पे जाते हैं, 5 5 जा 5, 4 सा, ठीक है। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी फिर, 5/4 मीटर। इसको फर्दर सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1.25 मीटर, 1.25 मीटर, ठीक है। ठीक है, बहुत इजी से न्यूमेरिकल हैं, डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए जरा, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड and rises to the height of 10 meter, calculate the velocity with which object was thrown upward, और दूसरा निकालना है the time taken by the object to reach the highest point, ठीक है। अच्छा, तो चलिए, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया यहां से नीचे की तरफ, यहां पे ऑब्जेक्ट गया फिर नीचे आ गया, ठीक है। कितनी हाइट तक गया ये 10 मीटर ऊपर तक गया, बस और कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो जरा, हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट दी वेलोसिटी विद विच ऑब्जेक्ट, अच्छा, किस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया था। अब देखिए, अगर यहां से मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करूं, है ना, तो ये कुछ वेलोसिटी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। ऊपर जाते जाते एक पॉइंट आएगा जहां जाके ये स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद ये नीचे आना शुरू, ऐसे होगा ना कि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे रुका, रुका नहीं मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होगी, जैसे ही कम हुई वो यहाँ पे फिर वापस आ जाएगा, है ना। तो एक जगह पे आके उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, कि यहाँ से वेलोसिटी थी ऊपर जा रहा था, यहाँ पे जीरो हुई, उसके बाद नीचे आने लगा, ठीक है। तो हमें u निकालना है सबसे पहले, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी जीरो है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कितना, 10 मीटर दे रखा है, ठीक है। और g की वैल्यू दे रखी है या नहीं, नहीं देखिए 10 ही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो g की वैल्यू भी 10 ही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। फॉर अवर 9.8 लेनी, 9.8 लो, ये लो 9.8 ही ले लेती है। अगर उन्होंने नहीं कहा क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में 10 कहा है तो 10 लेने की कोशिश करो, अगर ना कुछ नहीं दे रखा तो 9.8, ठीक है। होगा कुछ नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, कर सकते हो दोनों तरीके से, 9.8 लेनी है या 10 लेनी है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो 9.8 या 10 दोनों में से जो मर्जी ले, ठीक है। चलिए, तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे u की वैल्यू, तो फॉर्मूला लगेगा वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2gs, ठीक है। तो v हमारा 0 हो गया, ठीक है, u हमें निकालना है 2, g की वैल्यू कितनी है 9.8 है, s कितना है 10 है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो g की वैल्यू है ना वो भी हमें नेगेटिव में लेनी है। क्यों लेनी है, क्या रीजन है उसका? देखो, अगर कोई बॉडी, ध्यान से सुनना ये कंसेप्ट, अगर कोई बॉडी ऐसे नीचे आ रही है तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की तरफ आ रही है, एट दैट टाइम g विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जा रही है, तब g की वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव। ठीक है, चलो तो ये हो गया माइनस ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 98 इंटू 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का साइन, माइनस माइनस कट हो गया, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 196। ठीक है, और u की वैल्यू निकालनी है हमें, वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 196। तो फिर 196 किसका अंडर रूट होता है, 14 का। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 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 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या बोला है उन्होंने, तो सेकंड पार्ट में देखिए हमें t निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 दे रखी है, u की वैल्यू कितनी है, ई टी सॉरी जी टी आएगा, u की वैल्यू हमारे पास 14 आई है, हमने निकाल लिया अभी। ठीक है, और g की वैल्यू माइनस में लेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी, है ना, ये लिखे उन्होंने, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंचना है, मतलब ऊपर तक जाने के लिए कितना टाइम लगा। ठीक है, तो g की वैल्यू 9.8 इंटू टी। ठीक है, तो इसको उस तरफ शिफ्ट कर लो, क्या आ जाएगा ये, 9.8 टी इक्वल्स टू 14, तो t की वैल्यू निकाल लो, 14 डिवाइडेड बाय 9.8, इसको सॉल्व कर लोगे, आपका टाइम आ जाएगा विच इज 1.43 सेकेंड। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना दे रखा है, 10 kg दे रखा है, कहाँ पे, अर्थ के ऊपर, हमें वेट निकालना है। ठीक है, तो वेट किसके इक्वल होता है, mg, वेट इज ए काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मास कितना दे रखा था, 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 9.8, इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, 98 न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन क्या है, यूनिट है इसकी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट वेट इज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है अर्थ के ऊपर वो कितना दे रखा है, 10 न्यूटन दे रखा है। व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून, मून के ऊपर मेजर करना है। देखिए मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई है कि वेट ऑफ अर्थ टू द वेट ऑफ मून, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, 1/6 की रेशियो में होते हैं, 1/6 की रेशियो में होते हैं। ठीक है, कि अगर अर्थ के ऊपर मास 1 है किसी ऑब्जेक्ट का, तो मून के ऊपर कितना होगा, 1/6 ऑफ दैट। ठीक है, तो हमें भी यहाँ पे क्या करना है, देखिए जरा, वेट ऑन मून निकालना है, तो क्या करेंगे, 10 न्यूटन को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 6 के साथ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.67 न्यूटन। तो आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, ये वाली, कि वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मून इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, अब बात करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो ये चैप्टर का एक दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट इन द सेंस कि सेम चैप्टर में दो तरह के कंसेप्ट हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं
थ्रस्ट एंड प्रेशर की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले हम थ्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेशर के बारे में, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया कैसे अफेक्ट करता है प्रेशर को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक बुलेटिन बोर्ड है हमारे पास। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ पेपर है, पेपर के पीस हैं, हमें क्या करना है, उनको नोटिस बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड पे पिन करना है ना। तो कैसे करते हैं हम, देखो जरा, अगर ये बोर्ड है तो मेरे पास यहाँ पे पिन है, पीछे से इसको थोड़ा सा पुश करते हैं हम, ठीक है, जेंटल सा पुश करते हैं, और जो पिन है वो इंसर्ट हो जाती है बोर्ड के अंदर। ठीक है, to fix a paper one has to press drawing pin with our thumb के साथ ऐसे करते हैं। ठीक है, ओके। अब जरा देखिए हमने बेसिकली यहाँ पे किया क्या। ठीक है, देखिए जरा, ये बुलेटिन बोर्ड था, हमने क्या किया, थंब के साथ एक इनवर्ड फोर्स अप्लाई करी, ऐसे थंब के साथ इनवर्ड फोर्स अप्लाई करी। अब जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो क्या ये फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर थी, सरफेस कौन, बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, ऐसे। तो देखिए हमारे पास सरफेस है बुलेटिन बोर्ड का, और ये हमारे पास पिन है, तो हम ऐसे पीछे से उसको पिन कर रहे थे ना, प्रेस कर रहे थे, फोर्स अप्लाई कर रहे थे। तो अब देखिए जरा, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। इसका मतलब थ्रस्ट क्या हुआ, एनी फोर्स which is perpendicular to the surface is called thrust। तो थ्रस्ट क्या है, एक तरह की फोर्स है। कैसी फोर्स है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करती है, सिंपल। ठीक है, चलिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। ठीक है, यहां पे एक और चीज है, देखिए जरा, यहाँ पे हमारे पास एक बोर्ड है, वुडन बोर्ड है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, आयरन नेल को ऊपर से ऐसे प्रेस कर रहे हैं, तो हम नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना, बाय थंब। तो ये जो पिन है इस तरह से बोर्ड के अंदर चली जाए। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, है ना, तो यहाँ पे देखिए, क्या ये एंगल 90 बन रहा है, क्या ये जो पिन है बोर्ड के अंदर जाएगी, नहीं जाएगी। ठीक है, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो हो सकता है चली जाए। ठीक है, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्या है थ्रस्ट का, एनी फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। ठीक है, ओके। उसके बाद अब प्रेशर को समझते हैं, सबसे पहले कि प्रेशर क्या है, प्रेशर को एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। चलिए देखिए जरा, अभी हमने थ्रस्ट की बात करी थी ना, तो थ्रस्ट का हमें पता चल गया। अच्छा, अगर मैं थ्रस्ट के यूनिट्स की बात करूं तो थ्रस्ट के यूनिट क्या होंगे, बताइए। तो थ्रस्ट के यूनिट वही होंगे जो फोर्स के यूनिट होंगे। ठीक है, तो इसके यूनिट क्या होंगे, न्यूटन। ठीक है, एन के साथ इंडिकेट करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं प्रेशर पे। ठीक है, अब प्रेशर की बात करते हैं। अब सबसे पहले, अब प्रेशर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। इट इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। और थ्रस्ट क्या होती है, एक तरह की फोर्स होती है ना। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रेशर क्या है, इट इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, दोनों चीजें ठीक है। चलिए तो देखिए, द थ्रस्ट ऑन ए यूनिट सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, ओके, देखिए जरा यहाँ पे, अब जरा चेक करिए, एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे पिन को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम इस बोर्ड के अंदर। अच्छा, पिन का एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट देखिए जरा, ये वाला पार्ट कंसिडर करिए जरा। तो पिन का एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत ही कम है यहाँ पे, है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ कि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पिन का यहाँ पे बहुत ही स्मॉल है। ओके, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे भी एक पिन पड़ी है इसी तरह की,
या आयरन नेल पढ़िए। हम क्या कर रहे हैं, ऐसे पढ़िए आयरन नेल को, हम ऐसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं आयरन नेल को, क्या वो इंसर्ट हो जाएगी वहां पे, है ना? होगी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, अभी देखते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे एक चीज, हमने प्रेशर का फॉर्मूला लिखा है कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, है ना? इसका मतलब पता क्या हुआ, कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। मतलब क्या, कि अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल भी हो सकता है कि अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। ओके, अब देखिए जरा यहाँ पे एरिया क्या था हमारा, लेस, तो ऊपर से जो प्रेशर अप्लाई करेंगे इन द टर्म्स ऑफ फोर्स, दैट विल बी हाईएस्ट, तो प्रेशर क्या होगा हमारा यहाँ पे, हाई होगा, और आयरन नेल बड़ी इजीली इंसर्ट हो जाएगी बोर्ड के अंदर। यहां पे देखिए एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, बहुत ही ज्यादा, तो एरिया हाई है हमारा, ठीक है, और प्रेशर क्या होगा हमारा, लेस, है ना? तो यहाँ पे जितनी भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एरिया ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इंसर्ट करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। अच्छा, तो इनसे क्या कंक्लूजन निकला देखो जरा, हेंस पिन एट पॉइंट ए मूव्स डीपर देन बी, ठीक है। ये जो ए वाली पिन है ये बिल्कुल अंदर तक डीपली जाएगी और ये नहीं जाएगी, ये ऊपर तक ही रह जाएगी, ठीक है। ये जो प्रेशर एंड एरिया है इसकी बहुत सारी एग्जांपल है। आपके घर के सॉरी आपके घर में पाइप है जिसमें वाटर फ्लो करता है ना? उस पाइप को कुछ एरिया होता है जहां से पानी निकलता है ना? उसका कुछ एरिया होता है। आप क्या करो, उसके एरिया को कम कर दो। कैसे? आप उसको दबा दो थोड़ा सा आगे से, एरिया कम हो गया। तो क्या देखोगे आप, जैसे एरिया कम होगा पानी का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा, मतलब एरिया कम किया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। ऐसे ही करते हम कार वॉशिंग के लिए या बाइक वॉशिंग के लिए, है ना? ओके, प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं देखते हैं, चलिए। ओके, वही चीज ही है, ठीक है। तो प्रेशर को अगर मेजर करना है, हमने क्या लिखा है, थ्रस्ट। थ्रस्ट को क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर फोर्स। तो परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि प्रेशर क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा प्रेशर का। अब इसके यूनिट्स निकालने, देखिए जरा, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, सीजीएस फॉर्म में डाइन। एरिया के यूनिट क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर, सीजीएस फॉर्म में सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फिर प्रेशर के यूनिट क्या होंगे, तो प्रेशर देखिए क्या यूनिट होंगे, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के न्यूटन, एरिया के मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे पास एसआई फॉर्म में यूनिट्स उसके। सीजीएस फॉर्म में क्या आएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात। लेकिन प्रेशर को हम मेजर करते हैं पास्कल में। पास्कल एक बंदे का नाम था, ठीक है, ये वो बंदा है जिसका नाम पास्कल था, तो उसी के नाम से प्रेशर के यूनिट चलते हैं, ठीक है। ये वाले भी ठीक हैं, लेकिन हम जर्नली प्रेशर को पास्कल में लिखते हैं, पास्कल का शॉर्ट फॉर्म में पीए लिख देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। देखने में जितना टफ लग रहा है उसे कहीं इजी है, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पे, तो हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले, देखिए, ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन ए टेबल, ठीक है। एक टेबल के ऊपर एक वुड के ब्लॉक को रखा गया है, ठीक है। द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg। मास कितना है वुडन ब्लॉक का, 5 kg।
ठीक है, ओके। एंड इट्स डायमेंशंस आर, उसकी डायमेंशन क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये दे रखी है हमें, ठीक है, ओके। फाइंड द प्रेशर exerted by the wooden block on the table if it is made to lie on the table top with the sides of dimension 20 into 10। ठीक है, चलिए देखिए जरा, एक वुडन का ब्लॉक दे रखा है हमें, ठीक है, उसकी कुछ साइड्स दे रखी हैं, ठीक है, कितनी साइड्स दे रखी हैं, 40 इंटू 20 इंटू 10, ठीक है। ये जो नीचे वाली साइड है ना, ये वाली, ये दे रखी है कितनी हमारे पास, देखो जरा, 20 इंटू 10, ये साइड दे रखी है 20 और ये 10 दे रखी है, ऊपर की तरफ कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रेशर, ठीक है। और प्रेशर का फॉर्मूला अगर निकालें तो प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। एरिया कौन सा एरिया, अब ये ब्लॉक है, ब्लॉक के सारी एरिया कंसिडर करेंगे, नहीं, कौन से करेंगे, जो सरफेस के कांटेक्ट में है, टेबल के कांटेक्ट में है। तो टेबल के कांटेक्ट में दो साइड्स हैं, एक तो ये 20 सेंटीमीटर वाली और दूसरी है 10 सेंटीमीटर वाली, तो ये दो साइड्स कंसिडर करेंगे फॉर द एरिया, ठीक है। उससे पहले फोर्स निकालना होगा। फोर्स अभी हमने पढ़ा था जब ग्रेविटेशन का कंसेप्ट कर रहे थे, फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। अगर एक्सेलरेशन ना हो, मतलब इन द केस ऑफ वेट डाउनवर्ड फोर्स, है ना, तब क्या होगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू जी, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, mg डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, ओके। मास हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 kg दे रखा है मास। तो मास हमें दे रखा है 5, जी कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कौन सा निकालना है, एरिया इन कॉन्टेक्ट विद अदर सरफेस, या टेबल के कॉन्टेक्ट में जो एरिया है, तो वो कितना है देखिए जरा, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। एरिया ऐसे ही निकालते हैं ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। इस सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, ठीक है। 20 सेंटीमीटर को अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये बन जाएगा 20 डिवाइड बाय 100, कट करो 0.2 मीटर। इसी तरह से जो 10 सेंटीमीटर है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.1 मीटर, ठीक है, 0.1 मीटर। ठीक है, 0.1 मीटर। अब क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है हमने, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, 9.8 को 5 से मल्टीप्लाई करो, वो बन जाएगा 49, डिवाइड में ये जो हमने कन्वर्ट किया है 0.2 इंटू 0.1, तो कैसे मल्टीप्लाई करना है वो भी देख लो जरा। 0.2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 0.1 के साथ, पॉइंट हटा दो पहले तो, ठीक है। तो 2 इंटू 1 आ गया, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बना हमारे पास 0.02, ठीक है, 0.02 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे हम 0.02, ठीक है, ये आ गया। अब इनको अगर डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है आपको, बहुत इजी सा है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए जरा। अब क्या है, ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। बी पार्ट में क्या है, ये अब जो डायमेंशंस है ना, मतलब ये ब्लॉक चेंज कर दिया है, ठीक है, या उसकी साइड चेंज कर दिया, ऐसा भी सोच सकते हैं।
ओके, अब साइड्स कौन सी है नीचे वाली? ये एक साइड 40 है और ये वाली साइड कितनी है? 20। ठीक है, तो सेम वही कंसेप्ट यूज करना है। पहले प्रेशर निकालना है, सॉरी फोर्स निकालनी है। कैसे निकाल लेंगे? m इंटू जी, मास से सेम दे रखा है हमारे पास, कितना? 5। ठीक है, तो 5 इंटू 9.8, वो कितना आ जाएगा हमारे पास? वो आ जाएगा 49। उसके बाद एरिया निकालना है, सेम मेथड से एरिया आप निकालो। ठीक है, तो एरिया आ जाएगा हमारा 0.08 मीटर स्क्वायर, डिवाइड करेंगे तो इतना हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इतना क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसके यूनिट्स में। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमेशा, हाँ ये देखिए, अब यहाँ पे ये जो साइड्स दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रेशर बना, कितना बना? 2450। और यहाँ पे कितना बना? 612.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे साइड कितनी थी? 20/40 और यहाँ पे 20/10। ठीक है, हमेशा ऐसे ही कंसिडर करना है कि जो चीज इन कांटेक्ट में है विद अदर, उसका सरफेस एरिया देखो। ठीक है, ओके। अब देखिए जरा, अभी हमने बात करी थी कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया की। कि एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा एरिया कम हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, चलो अब उन्हीं की एग्जांपल कुछ देखते हैं। सबसे पहले हम, आपने टैंक तो देखा होगा, है ना? तो व्हाई डू द व्हील्स ऑफ एन आर्मी टैंक हैव बेल्ट्स ओवर देम? देखो, ये जो आर्मी टैंक होता है बहुत भारी होता है ना? तो इसके जो टायर होंगे, वैसे तो टायर हमें दिख नहीं रहे वहां पे, है ना? अगर टायर होते तो वो क्या करते? बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते जमीन के ऊपर, है ना? और ऐसा भी हो सकता था कि जो टायर हैं वो जमीन के अंदर धंस जाते, कम था। अब इसी चीज को मॉडिफाई करने के लिए, इसी चीज को ओवरटेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने मिलिट्री वाले, वो यहाँ पे एक बेल्ट लगा देते हैं चेन की फॉर्म में। आपने देखा होगा कि टायर्स के ऊपर एक बेल्ट लगी होती है इस तरह की। देखो, ये एक बेल्ट लगी है टायर्स के ऊपर, है ना? तो ये बेल्ट ने क्या किया? टायर्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब यहां से लेके पीछे तक ये जो बेल्ट है वो अर्थ के कांटेक्ट में है, तो जितना प्रेशर ऊपर से एक्सर्ट करेगा दैट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय दैट बेल्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहां पे भी सेम वही कंसेप्ट, एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों? ताकि प्रेशर क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। क्यों प्रेशर डिक्रीज करना है? ताकि ग्राउंड में धंस ना जाए हमारा टैंक। ठीक है, तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं देखो जरा। मोर एरिया हो गया, ठीक है, लेस प्रेशर, इजी टू ग्लाइड, ठीक है, टैंक डू नॉट सिंक, जमीन के अंदर धंसता नहीं है टैंक। ओके, एक और देखिए, व्हाई कांट वी यूज ए बटर नाइफ इंस्टेड ऑफ नॉर्मल नाइफ टू कट वेजिटेबल? अच्छा, बटर नाइफ अलग होता है और दूसरा नाइफ नॉर्मल नाइफ वो थोड़ा सा अलग होता है। क्या फर्क होता है दोनों में? इसके जो एजेस हैं यहाँ पे ये बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। बटर नाइफ के जो एज होते हैं वो इतने ज्यादा शार्प नहीं होते। ठीक है, अच्छा, इसका रीजन भी वही है, देखो जरा। अगर इसका जो एज है वो बहुत शार्प है ना? एज शार्प होगा मतलब जैसे ये है, अगर उसका एज शार्प होगा तो जितना ज्यादा पतला होगा, जिस पार्ट से हमने कट करना है, जितना ज्यादा पतला होगा वो पार्ट, तो इसका मतलब क्या है? उसका एरिया क्या होगा वहां पे? कम होगा। अगर एरिया कम होगा तो वो क्या करेगा? ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा सब्जी काटने के लिए, ऐसे होगा। यहां पे क्या है? इसका एरिया ज्यादा होगा, है ना? एरिया ज्यादा होगा तो ये प्रेशर क्या करेगा? कम एक्सर्ट करेगा, जिसका
एरिया ज्यादा वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसका एरिया कम वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो सारा वही प्रेशर एंड एरिया का कंसेप्ट है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूं। अगर हम सैंड की बात करें, रेगिस्तान की बात करें, है ना, तो वहां पे हम लोग चल नहीं पाते, हमारे जो पैर हैं वो धंस जाते हैं रेत में। लेकिन जो कैमल होते हैं वो तो बड़े इजीली मूव कर जाते हैं। क्यों? हमारे पैर का जो एरिया होता है वो कम होता है, और जो कैमल है उसके पैर का जो एरिया है वो ज्यादा होता है, बड़े बड़े से होते हैं पैर, है ना। तो एरिया बढ़ने से क्या होगा? प्रेशर कम लगेगा, जितना भी उसका वेट है वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, है ना। और हमारे पैर क्या है? शार्प एज कंपेयर टू कैमल, मतलब उनका एरिया भी कम है, तो हमारे प्रेशर के साथ वो जमीन में धंस जाएंगे। ठीक है, बटर नाइफ की बात हम करें तो बटर नाइफ में क्या होता है? एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है, प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो फिर क्या होगा? डिफिकल्ट फॉर कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, शार्प नाइफ में क्या होगा? देखो, एरिया कम होगा, है ना, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा, लेस एरिया होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, इजी फॉर कटिंग। ठीक है, ओके। इसी तरह से व्हाई डज ए सीइंग नीडल नीड टू बी शार्प? जो कपड़े सीने में यूज होती है नीडल, है ना, हम सबने देखी है इस तरह की नीडल, तो ये भी बहुत शार्प होती है। क्यों शार्प होती है? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें कम से कम रखना है, ताकि ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करके कपड़े सीधे हवा। ठीक है, तो शार्प टिप होती है मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट लेस, प्रेशर ज्यादा, इजी टू स्विच, सॉरी स्टिच। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं फ्लूइड्स की। ठीक है, तो प्रेशर का कंसेप्ट होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं प्रेशर की। जैसे आपके पास एक बैलून है, ठीक है, अगर आप उस बैलून को आयरन नेल के ऊपर रखो तो बस्ट हो जाएगा, है ना। बहुत सारी आयरन नेल इकट्ठी करो, ठीक है, उनको किसी वुडन ब्लॉक में कर दो प्लेस। अब उसके ऊपर अ, उस बैलून को रख के दबाओ, वो बस्ट नहीं होगा। रीजन यहाँ पे क्या होगा? एक जो आयरन नील थी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम था, वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ज्यादा आयरन नील मतलब ज्यादा एरिया, प्रेशर कम एक्सर्ट करेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं फ्लूइड की। बेसिकली फ्लूइड होते क्या हैं? एनी मटेरियल विच कैन फ्लो। ठीक है, जो भी मटेरियल फ्लो कर सकता है उसको हम फ्लूइड कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिक्विड फ्लो कर सकता है, बिल्कुल। गैसेस फ्लो कर सकती हैं, बिल्कुल। ठीक है, फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उनकी करेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन सॉलिड प्रेशर एंड दी फ्लूइड प्रेशर। चलिए, ओके। देखिए, सबसे पहले फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स एंड बेस ऑफ द कंटेनर। हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, तो कंटेनर में हमने कुछ फ्लूइड ऐड किया है। अब वो फ्लूइड क्या करेगा? वॉल्स के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जो बेस है उसके ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, है ना। तो तीनों साइड पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो। ठीक है, अच्छा। इसी तरह से अगर बैलून की बात करें, बैलून के अंदर क्या होती है? एयर होती है, एयर होती है ना। तो वो जो एयर है वो भी क्या करेगी? हर एक डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करेगी, चाहे उसका बॉटम हो या अपर पार्ट हो, है ना, या टॉप मोस्ट पार्ट हो। तो हर एक पार्ट पे जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ये जो बाउंड्रीज हैं बैलून की। ठीक है, ओके। तो हमने ये तो पता कर लिया कि जो फ्लूइड्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल एंड बेस ऑफ कंटेनर। ठीक है, उसके बाद प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इन ऑल दी डायरेक्शन। यहाँ पे मैंने गैस की बात करी थी, तो गैस भी एक तरह का फ्लूइड है ना। तो वो प्रेशर कहाँ एक्सर्ट कर रही है? इन ऑल दी डायरेक्शंस, ठीक है, हर डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रही है विदाउट बीइंग रिड्यूस। चलो वही बात होगी कि सेम सेम ही होएगा।
ओके, अब बात करते हैं लिक्विड प्रेशर की। ठीक है, लिक्विड मतलब हमारे पास कोई कंटेनर है। ठीक है, ओके देखिएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज ड्यू टू वेट ऑफ द लिक्विड। अब जो फ्लूइड है वो प्रेशर क्यों एक्सर्ट करते हैं? उनके अंदर जो फ्लूइड है उसके वेट के कारण, वेट के कारण ही फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, ओके। हमारे पास यहाँ पे 3 कंटेनर है, एक्टिविटी है, देख लीजिए। ठीक है, इस कंटेनर में हमने 3 होल किए हैं, तो यहां से वाटर फ्लो कर रहा है। यहाँ पे देखिए, हमने जो 3 होल किए हैं वो एक ऊपर किया है, फिर नीचे किया है, फिर नीचे, 3 जगह से, है ना। तो ऐसे ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अगले केस में भी ऐसे ही है, हमने एक कंटेनर लिया, वहां से फ्लूइड सॉरी लिक्विड बाहर निकल रहा है। यहाँ पे देखिए जरा, एट ए गिवन डेप्थ द प्रेशर रिमेन्स सेम। ठीक है, इस डेप्थ में, इस डेप्थ के अंदर प्रेशर हर जगह पे क्या रहेगा? सेम, तभी तो वो इक्वली बाहर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट और डेप्थ ऑफ द लिक्विड। तो जितनी ज्यादा हाइट या डेप्थ होगी, है ना, तो प्रेशर उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इट का मतलब यहाँ पे प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन हाइट और द डेप्थ ऑफ लिक्विड। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा सा करते हैं डिस्कस अभी। नेक्स्ट देखिए, हमने शेप चेंज कर दी कंटेनर की। ठीक है, तो शेप चेंज होने से क्या हमारा प्रेशर चेंज हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ प्रेशर चेंज। ठीक है, तो मतलब शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करेगा हमारा प्रेशर। इस तरह की एक्टिविटी मैंने परफॉर्म कर रखी है। आप प्लीज शॉर्ट वीडियो में जाना, वहां पे एक बॉटल के साथ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ क्या किया था वहां पे। हमने बॉटल में होल किए थे, 2 होल। ठीक है, एक अपर साइड पे, एक लोअर साइड पे। जो लोअर साइड वाला था उसका जो फ्लो था वो दूर तक जा रहा था, अपर साइड वाले का प्रेशर पास ही आ रहा है। जैसे ये देखिए, लोअर साइड वाले का प्रेशर दूर तक जा रहा है, जो अपर साइड है उसका प्रेशर कम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर है वो डेप्थ के साथ क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सॉलिड प्रेशर एंड फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, तो हमने फ्लूइड के बारे में बात करी थी। क्या होते हैं फ्लूइड? लिक्विड हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। और ये जो फ्लूइड हैं ये हर जगह प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इन ऑल दी डायरेक्शंस। ठीक है, लेकिन सॉलिड, जैसे यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक बुक पड़ी है नीचे, है ना। चलिए ऐसा करते हैं, एक टेबल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे एक टेबल है, टेबल के ऊपर हमने बुक्स रखी हैं। तो क्या ये बुक्स साइड्स पे या अप साइड पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगी? बिल्कुल भी नहीं करेंगी। ये सिर्फ नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेंगी ड्यू टू वेट। ठीक है, तो ये इनका जो प्रेशर होगा वो सिर्फ नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ए सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। सिर्फ वेट के कारण नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, फ्लूइड्स हैव वेट, they also exert pressure on the containers in which they are enclosed। ठीक है, वही बात बोल दी कि जिस कंटेनर में उनको enclose किया गया है उनकी वॉल्स के ऊपर भी वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ए फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल दी डायरेक्शंस। ठीक है, चलिए ओके। उसके बाद आती है हमारे पास बाइंड फोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद लॉ ऑफ फ्लोटेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंड फोर्स। ठीक है, देखिए, अगर एक आयरन नेल की बात करें तो वो पानी के अंदर सिंक कर जाती है, छोटी सी है। इतना भारी जो शिप होता है ना, वो तो नहीं डूबता, है ना। तो क्या रीजन है उसका? आइए पता करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बायंट फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बायंट फोर्स भी एक तरह की क्या है? थ्रस्ट है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में। हमने थ्रस्ट क्यों बोला? थ्रस्ट क्या होती है? फोर्स परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। और वाटर का सरफेस है ये वाला, तो पानी क्या करेगा? इस तरह से फोर्स अप्लाई करेगा, किसके ऊपर? जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट इमर्स किया जाएगा। मतलब लेट अस सपोज कि यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है।
ठीक है, कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है, मैं एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर देता हूँ इस कंटेनर के अंदर, है ना। तो क्या होगा, ये जो वाटर है या फ्लूइड है वो क्या करेगा, इस कंटेनर के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट। ठीक है, तो अपथ्रस्ट एक तरह की क्या है, बाइंड फोर्स है। ठीक है, ओके, द देखिएगा क्या है, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी immersed in a fluid is called upthrust or force of buoyancy. ठीक है, and phenomena is called buoyancy. ठीक है, ओके। अब देखिए जरा, शिप के केस में क्या होता है, शिप का कुछ वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, और जो पानी की तरफ से बाइंड फोर्स लगेगी वो किस तरफ से होगी, ऊपर की तरफ से। तो शिप के केस में ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, दोनों फोर्सेस क्या होती हैं, इक्वल होती है, इस वजह से ये डूबती नहीं। लेकिन आयरन नील के केस में क्या होता है, नीचे की तरफ ये जो फोर्स लग रही है ना, जो फोर्स लग रही है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू, मतलब नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, वेट वाली। ठीक है, और ऊपर की तरफ कौन सी लग रही है, रिएक्शन फोर्स, या जिसको हम बोलते हैं बाइंड फोर्स। ठीक है, वो क्या है, कम है इस केस में। ठीक है, तो बाइंड फोर्स इज लेस देन वेट, इस वजह से ये डूब जाती है। इसका एक और रीजन भी अभी हम पता करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए कुछ ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास। ठीक है, एक बॉल यहाँ पे हवा सॉरी लिक्विड के सरफेस के ऊपर है, दूसरी बॉल्स यहाँ पे हैं, थोड़ी सी अंदर थोड़ी सी बाहर, और तीसरी बॉल बिल्कुल ही नीचे सिंक कर चुकी है ना। तो देखिए जरा, इस केस में क्या होगा, इस केस में जो बॉडी का वेट है वो ज्यादा है, और बाइंड फोर्स क्या है, सॉरी 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 सॉरी, इस केस में क्या होगा, ये जो बाइंड फोर्स है हमारी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वेट। तो बाइंड फोर्स ज्यादा होगी, वेट कम होगी, तो बॉडी किस तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे जो पार्शली इमर्स्ड है बॉडी, वहां पे बाइंड फोर्स जो नीचे से फोर्स लग रही है और ये जो ऊपर से वेट की लग रही है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे बाइंड फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ थी, ठीक है, और वेट नीचे की तरफ था। कौन ज्यादा पावरफुल था, ये पावरफुल था। इस केस में क्या होगा, बायंट फोर्स हमारी कम होगी, है ना, ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लग रही होगी, तभी नीचे की तरफ ड्यू टू वेट सिंक करेगी बॉडी। तो यहाँ पे वेट ज्यादा होगा बॉल का, बायंट फोर्स क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब इनको समझने का एक छोटा सा तरीका और है, वो आपको बता देता हूं मैं। ठीक है, ये सारा का सारा कंसेप्ट डेंसिटी का आ जाता है। ठीक है, अब समझ लीजिए वो क्या है डेंसिटी का कंसेप्ट। देखिए, ये जो बॉल है ना, मैं ऐसा सपोज कर रहा हूं कि इस बॉल की जो डेंसिटी है ना, इस बॉल की जो डेंसिटी है, बॉल डेंसिटी, ठीक है, वो क्या है, वाटर की डेंसिटी से कम है। वाटर की डेंसिटी से क्या है, कम है। बॉल फर्स्ट केस में बॉल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेगा, जिस बॉल की डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे सिंक करेगी, जिस बॉल की डेंसिटी इक्वल होगी विद द वाटर वो फ्लोट ही करेगी, पार्शियली इमर्स्ड रहेगी, इस तरह से। ठीक है, मतलब इस बॉल की डेंसिटी सबसे कम थी और इस बॉल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से भी ज्यादा थी। तो इस तरह की एक्टिविटी मैंने परफॉर्म कर रखी है, शॉर्ट वीडियो में जाइए आपको मिल जाएगी। वहां पे लेमन को वाटर के अंदर ऐड किया था, स्टार्टिंग में लेमन नीचे आ गया था, पानी के नीचे, जैसे ये बॉल है नीचे आ गया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि वाटर की डेंसिटी कम थी, लेमन की डेंसिटी ज्यादा थी, जिस वजह से वो सिंक कर गया था, है ना। बाद में हमने पानी के अंदर नमक ऐड करके उसको बना दिया, सोल्यूशन बना दिया, तब दोबारा से लेमन ऐड करा तो लेमन फ्लोट कर रहा था। तो रीजन यहाँ पे क्या था, जो सॉल्ट वाटर बन गया था हमारे पास उसकी डेंसिटी ज्यादा थी एज कंपेयर टू लेमन,
दैट्स वाई लेमन फ्लोट ऑन दी वाटर सरफेस। प्लीज देखना जाके उसको। ओके उसके बाद लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है, कि कोई भी चीज क्यों ऊपर तैरती है, क्यों सिंक हो जाती है, ठीक है। तो वो देखिए जैसे यहाँ पे सिंक हो चुकी है ना, और ये फ्लोट कर रही हैं। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है देखिए जरा, ए बॉडी will float on the liquid if its density is less than density of liquid। वही बात जो अभी मैंने आपको समझाई, अगर किसी बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो वो ऊपर फ्लोट करेगी, ठीक है। इफ ए बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ any submerged depth if the density of the body is equal to density of fluid। अब यहाँ पे इन बॉल्स की डेंसिटी सेम थी एज कंपेयर टू फ्लूइड, ठीक है। तीसरे केस में देखिए ए बॉडी विल सिंक, बॉडी सिंक कर गई है नीचे, क्यों कर गई है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या थी, लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा थी, ठीक है। चलिए तो होपफुली आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। ओके उसके बाद देखिए एक और चीज हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं कि अगर बाइंड फोर्स को क्या हम इंक्रीज कर सकते हैं, नीचे से जो बाइंड फोर्स लग रही थी आयरन नेल के ऊपर, है ना, तो उसको क्या इंक्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए जरा, बाइंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को चेंज कर दिया जाए, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को चेंज बढ़ा दिया जाए, है ना, तो फिर बाइंड फोर्स भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है। दूसरा बाइंड फोर्स किस पे डिपेंड करेगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, ठीक है। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब देखिए जरा एक और चीज, स्विमिंग इन द सी वाटर इज इजी एज डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाई। जो सी का वाटर होता है उसमें स्विमिंग करनी आसान होती है, क्यों, क्योंकि उस वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें सॉल्ट मिला होता है उस वाटर के अंदर, है ना, तो सॉल्ट वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी। स्विमिंग इन द रिवर, रिवर वाटर में फ्रेश वाटर होता है जनरली, है ना, तो उसकी डेंसिटी भी लो होती है, वो बॉडी को सिंक कर देती है नीचे, ठीक है। एक और आपने सुना होगा कि एक ऐसी जगह भी है, जैसे ये पर्सन है, ये फ्लोट कर रहा है ना, डूब नहीं रहा, पानी के ऊपर आराम से बैठा है जैसे बेड पे बैठा हो, है ना। तो इस तरह का एक सी है ना, जो जॉर्डन में है, ठीक है। उस सी में सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो हमारी बॉडी की डेंसिटी उसके सामने कुछ भी नहीं, पानी के ऊपर आप लेट सकते हो, आप डूबोगे नहीं, ठीक है। जॉर्डन में है ये सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। पहले समझ लीजिए, आर्किमिडीज एक प्रिंसिपल, सॉरी आर्किमिडीज एक पर्सन का नाम था, ठीक है। उसने क्या किया था, देखिए मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है। लेट अस सपोज कि कंटेनर के अंदर वाटर है मेरे पास, ठीक है, और ये वाटर है मेरे पास 100 ml, ठीक है, 100 ml का कंटेनर है, ठीक है। ओके अब जरा एक चीज समझिए, मेरे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। चलिए 3D शेप्स को कंसिडर करते हैं, रहने दीजिए इसको। मेरे पास यहाँ पे एक स्फीयर है, ठीक है, एक मेरे पास सिलेंडर है, एक कोन है, ठीक है, और एक मेरे पास हेमिस्फीयर या स्फीयर है, चलिए ठीक है, कुछ भी कंसिडर कर ले, एक स्फीयर कंसिडर कर ले, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है मेरे पास। क्या मैं इनका वॉल्यूम पता कर सकता हूँ, बड़े आराम से पता कर सकता हूँ। अगर मुझे इनका फॉर्मूला पता है तो मैं बड़े आराम से इनका वॉल्यूम पता कर सकता हूँ, है ना। तो ये डेफिनेट शेप्स हैं, इनका फॉर्मूला है सभी का। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे ऐसा एक स्टोन है, मुझे उसका वॉल्यूम पता कर दो, क्या आप कर पाओगे,
बिल्कुल भी नहीं। वॉल इसका कोई, ये इर्रेगुलर शेप है ना। तो इर्रेगुलर शेप का वॉल्यूम हम ऐसे नहीं निकाल सकते। तो फिर कैसे निकाल सकते हैं? दैट डायरेक्शन वाज इंडिकेटेड बाय आर्किमिडीज। ठीक है, तो आर्किमिडीज ने क्या किया, जैसे वाटर लिया है हमारे पास यहाँ पे 100 ml, तो इस स्टोन को इसके अंदर गिरा दो। ठीक है, गिराने से क्या होगा, पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा। लेट अस सपोज कि पानी का जो लेवल है वो यहां तक आ गया। ठीक है, इस पॉइंट तक पानी का लेवल पहुंच गया। पहले 100 था, अब पहुंच गया यहां तक। ठीक है, अब यहाँ पे लेट अस सपोज कि बीकर के ऊपर मार्क है कितना, 150 ml। तो स्टोन डालने से हमारे पानी का लेवल कितना राइज हुआ, 50 ml। तो जो 50 ml होगा वही क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा। आर्किमिडीज ने इतना आसान बना दिया। इसके पीछे एक स्टोरी है। ठीक है, कहीं पे एक राजा हुआ करता था, तो वो कहता था कि उसका ना मतलब हाथी हुआ करते थे उस जमाने में, जैसे आजकल हमारी फेवरेट कार्स होती हैं, तो उस जमाने में हाथी हुआ करते थे। तो उस राजे का फेवरेट एक हाथी होता था, तो वो उसका वेट मेजर करवाना चाहता था। तो उस जमाने में ऐसी कोई मशीन्स तो है नहीं थी बड़ी बड़ी कि जो वेट मेजर करें, है ना। तो आर्किमिडीज ने इस तरह से एक कंसेप्ट दिया था कि सॉरी, जो बोट है, बोट के अंदर पहले हाथी को रख दिया, मतलब मूव करवा दिया, और बोट के ऊपर मार्क कर लिया कि कितना वाटर हुआ है यहाँ पे, है ना, वाटर का लेवल मार्क किया। बाद में उसको निकाल दिया, शिप थोड़ी सी या बोट थोड़ी सी ऊपर आ गई। अब उसके अंदर सोना डालते गए। ठीक है, सोना डालते गए, वो पानी फिर से वो लेवल पे आ गया। जब वो पानी के लेवल पे आया, तब वो सारे सोने को दूसरी मशीन से काउंट कर लिया, छोटी वाली मशीन से। तो इस तरह से उसने कंसेप्ट दिया था। ठीक है, ओके, चलिए अब देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस के साथ हमने कुछ वेट को सस्पेंड किया है। स्टार्टिंग में इसका वेट कितना था, वो था 500 ग्राम। ठीक है, स्टार्टिंग में इसका वेट क्या था, 500 ग्राम शो कर रहा था। जैसे ही हमने इसको वाटर के अंदर इमर्स किया, पार्शली थोड़ा सा इमर्स किया, ठीक है, तो जो ये मशीन थी, स्प्रिंग बैलेंस थी, उसने अब कितना शो किया, वेट 400 ग्राम। कम क्यों कर दिया, देखिए जरा, क्योंकि नीचे से कुछ बाइंड फोर्स भी लग रही थी, है ना। तो जितनी ये बॉडी अंदर गई, उतना ही पानी यहां से बाहर निकल गया, है ना। तो कितना पानी बाहर निकला होगा, जितना ये वाले पार्ट का वेट होगा, है ना। तो ये वाले पार्ट का वेट यहां से पता चल रहा है कितना है, 100 ग्राम। तो यहाँ पे भी 100 ग्राम का ही पानी बाहर निकला होगा। अगर आप एक टब में लेट जाओ, बड़े टब में लेट जाओ जिसमें पानी फुल है, ठीक है, पानी फुल ऊपर भरा हुआ है, जैसे आप पानी के अंदर जाओगे, पानी बाहर निकल आएगा। कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना आपका वेट होगा उतना ही पानी बाहर निकल आएगा। मतलब जो बॉडी इमर्ज की गई है, वो पानी को डिस्प्लेस करेगी कितना, अपने वेट के जितना। ठीक है, तो यहां पे भी देखिए, हमने अभी थोड़ी सी बॉडी को इमर्ज किया था, 100 ग्राम, जिसका वेट कम हुआ था ना, तो 100 ग्राम ही वाटर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। When a body is immersed completely or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of fluid displaced. ठीक है, समझ आ गई बात ये। अब देखिए, स्टार्टिंग में apparent loss of weight of the block, ब्लॉक का वेट कितना था, स्टार्टिंग में 500 था, बाद में कितना हो गया, 400। ठीक है, कितना लॉस हुआ, 100। तो 100 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 980 न्यूटन। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे पानी बाहर निकला है, वो कितना निकला, वो भी 100 ग्राम का था। अब 100 ग्राम को हमने क्या किया, जी से मल्टीप्लाई किया, वो भी कितना आया, 980 न्यूटन। तो इस तरह से जितना वेट हमने इंसर्ट किया, उतना ही लिक्विड बाहर निकला। ठीक है, तो ये सेम सेम हो गया। Thus, the apparent loss of weight of the block is equal to the weight of water displaced. ठीक है, ओके। अब आ जाइए, लास्ट टॉपिक है हमारा डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी।
ठीक है। डेंसिटी का मैंने आपको बता ही दिया थोड़ा सा, ठीक है। अब डेंसिटी का कुछ फॉर्मूला भी होता है, वो भी देख लीजिए जरा। तो डेंसिटी को अगर डिफाइन करना हो तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अगर यूनिट्स की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होंगे? केजी पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम को हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ऐसे मेजर करते हैं ना, तो इस वजह से मीटर क्यूब। सीजीएस में क्या आएगा देखो जरा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक रिलेटिव डेंसिटी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी, ये फॉर्मूला से आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यूनिट क्या होंगे इसके? कोई यूनिट नहीं होंगे, क्योंकि डेंसिटी के यूनिट क्या होते हैं? सब्सटेंस हो जिसका मर्जी हो, डेंसिटी तो डेंसिटी है। तो डेंसिटी के यूनिट क्या होंगे? केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पे भी डेंसिटी है, तो दोनों कट हो जाएंगे, तो इट हैज नो यूनिट, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अच्छे से आप इसको एक बार देखना, ठीक है। इसके साथ हमने इसके न्यूमेरिकल जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लिए हैं चैप्टर के, ठीक है। होपफुली आपको समझ भी आए होंगे। अगर कुछ लगे आपको कि कुछ टॉपिक नहीं समझ आया या कोई न्यूमेरिकल नहीं समझ आया, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जरूर उसको सॉल्व करके आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू।